बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, लेकिन 7 समंदर पार से आए वेनेजुएला के तेल को और उसकी धार को कैसे देखा जाए। उनकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर आई हैं। उनके आने के साथ ही उठ रहा है एक सवाल, क्या भारत अब अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है? क्या भारत ने अपने सदाबहार दोस्त रूस को किनारे लगाना शुरू कर दिया है? सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ही महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल लेगा, और अब ऊपर से देखने पर यही लगता है कि भारत ने अमेरिका की बात मान ली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई वेनेजुएला भारत की मजबूरी है? क्या भारत और वेनेजुएला सिर्फ ट्रंप के कहने पर दोस्ती रिवाइज कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 3 जून को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत पहुंची। वेनेजुएला की लीडर बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। इसके पहले वे 5 बार अलग अलग पदों पर रहते हुए भारत आ चुकी हैं। 4 जून को रोड्रिगेज की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। क्या बातचीत हुई, क्या वादे हुए, इन सबसे ज्यादा तवज्जो किसी और बात को मिल रही है। रोड्रिगेज के इस दौरे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप का ही किया धरा है, या फिर जनवरी 2026 में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो कुछ अमेरिका ने किया, ये सब उसका नतीजा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति इतनी सीधी सादी कभी नहीं थी। भारत वेनेजुएला की दोस्ती काफी पुरानी है। साल 1959 से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते हैं। 4 दशक से दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास हैं। साल 2024 में इस दोस्ती के 65 बरस पूरे हुए हैं। हम और आप इसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि बिना किसी बवाल के वेनेजुएला का जिक्र छिड़ता ही नहीं है। इसलिए वेनेजुएला का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक कंगाल देश, गरीबी और महंगाई की मार। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है काला सोना, यानी ब्लैक गोल्ड, कच्चा तेल। वेनेजुएला तेल के समंदर पर बैठा हुआ है। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल का रिजर्व है। ये पूरी दुनिया के तेल का लगभग 5वां हिस्सा है, लगभग 17-18%। ये रिजर्व सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब से ज्यादा है। दुनिया हर रोज करीब 10 करोड़ बैरल तेल खर्च करती है। साल का 36.5 अरब बैरल, यानी अगर पूरी दुनिया सिर्फ वेनेजुएला का तेल इस्तेमाल करे तो 10 साल तक गाड़ी आराम से चल सकती है। इस तेल ने ही भारत और वेनेजुएला की नजदीकी बढ़ाई थी। तस्वीर देखिए, 21वीं सदी के शुरुआती दौर की बात है। साल 2005 में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज भारत दौरे पर आए थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से उनकी मुलाकात हुई थी। चावेज अमेरिका के धुर विरोधी थे। वे एशिया में अपने तेल के ग्राहक खोज रहे थे ताकि अमेरिका के बाजार से वेनेजुएला की निर्भरता घट जाए। भारत इस प्लान के लिए मुफीद ठहरा क्योंकि उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उसके साथ साथ बढ़ रही थी तेल की भूख। नतीजतन उस दौरे पर 6 बड़े समझौते हुए। तेल खरीद पर बात बनी। भारत की तेल कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल कुओं में हिस्सेदारी भी खरीदी। 2010 तक भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी हासिल कर चुकी थीं। 2012 में भारत चीन को पछाड़कर वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा एशियाई खरीदार भी बन गया था। 2014 में सरकार बदलने पर भी यह रिश्ता कायम रहा। 2019 से पहले वेनेजुएला भारत को हर साल 1.5 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल भेजता था। दोनों देशों के बीच व्यापार 6.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा तेल का था। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 7.25 अरब डॉलर का तेल खरीदा था, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 7% था। फिर इस व्यापार को अमेरिका की नजर लग गई। जनवरी 2019 में ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर पाबंदियां थोप दी। उस बरस निकोलस मादुरो दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे, लेकिन अमेरिका ने वहां के चुनाव को फर्जी करार दिया और मादुरो को राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया।
फरमान सुनाया गया कि जो भी वेनेजुएला का तेल खरीदेगा वो नपेगा। भारतीय कंपनियों के लिए ये बड़ा रिस्क था, सो तेल खरीद कम कर दी गई। 2021 से 2023 के बीच वेनेजुएला भारत की तेल इंपोर्ट लिस्ट से लगभग गायब हो चुका था। इस बीच रूस से भारत की तेल खरीद बढ़ती गई। 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस ने एशियाई देशों, खासकर भारत को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारतीय रिफाइनरीज ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कुछ ही सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका था। 2025 तक भारत के करीब 40% कच्चे तेल की सप्लाई रूस से आने लगी। जो इराक और सऊदी अरब कभी भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर हुआ करते थे, वो पीछे छूट गए। इसकी एक बड़ी वजह रूस का उरल्स क्रूड भी था। ये एक ऐसा तेल था जिसे भारत की लगभग हर रिफाइनरी आसानी से प्रोसेस कर सकती थी, साफ कर सकती थी। रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां सस्ता रूसी तेल खरीदती, उससे पेट्रोल डीजल बनाती और उसका कुछ हिस्सा विदेशों में भी बेच देती थी। लेकिन अब ये व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि 2025 में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया था। आते ही उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ ठोकना शुरू कर दिया। रूस से तेल खरीद के मामले में भी भारत पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। इन सब वजहों से रूसी तेल भारतीय कंपनियों के लिए उस हद तक सेफ ऑप्शन नहीं रह गया है। नतीजतन भारतीय कंपनियां अब दूसरे सस्ते तेल के सोर्सेस तलाश रही हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को भी अपने फायदे के लिए पूरी तरह तब्दील कर दिया है। मार्च 2025 में ट्रंप सरकार ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था जो वेनेजुएला के साथ तेल कारोबार कर रहे थे। इसके बाद भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना लगभग बंद ही कर दिया था। लगातार 9 महीने तक भारत को वेनेजुएला से कोई तेल नहीं मिला था। फिर जनवरी 2026 आया, अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाया। उसके तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया। इसके बाद डेल्सी रॉड्रिगेज को वेनेजुएला की कमान सौंपी गई। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नए समझौते हुए, लिहाजा अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की। इसके बाद फरवरी 2026 से भारतीय रिफाइनरीज ने एक बार फिर वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अप्रैल 2026 में भारत ने वेनेजुएला से हर रोज करीब 2,83,000 बैरल तेल खरीदा। मई 2026 में यह आंकड़ा 4,27,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच चुका था। बावजूद इसके, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेनेजुएला भारत की ऊर्जा ज़रूरतों की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदल सकता, क्योंकि एक बड़ा पेंच है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार तो है, लेकिन दशकों से वो इस तेल को बड़ी मात्रा में ज़मीन से बाहर नहीं निकाल पा रहा। 1990 के दशक में जब उसका गोल्डन पीरियड था, वहाँ रोज़ाना 30 लाख बैरल से ज़्यादा तेल निकलता था। 2025 के आखिर तक यह आंकड़ा लुढ़क कर महज 9 लाख बैरल पर था, यानी ग्लोबल डिमांड का 1% से भी कम। और 2026 में करीब हर रोज़ 4 से 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। फिर भी वो इतनी मात्रा में तेल नहीं निकाल पा रहा कि रूस, सऊदी अरब या इराक जैसे बड़े सप्लायर्स की जगह ले सके। मासरा यह है कि वेनेजुएला का तेल अपने आप में टेढ़ी खीर है। लोग सोचते हैं कि तेल तो तेल है, चाहे मिडिल ईस्ट का हो या वेनेजुएला का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है रिफाइंड ऑयल जो एकदम हल्का होता है, साफ होता है, और दूसरी तरफ है कोल्हू का कच्चा सरसों तेल, एकदम सादा, एकदम गाढ़ा और झागदार, जिसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से पकाना पड़ता है। इसी मिसाल को कच्चे तेल से जोड़कर समझिए। दुनिया में कच्चे तेल की 2 बड़ी कैटेगरीज होती हैं। पहला, लाइट क्रूड। इसे निकालना और रिफाइन करना आसान होता है। आम रिफाइनरीज में इसे रिफाइन किया जा सकता है। इसमें से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसी महंगी चीज़ें आसानी से निकल सकती हैं और ज़्यादा निकलती हैं। सऊदी अरब और रूस का ज़्यादातर तेल इसी कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ है हैवी क्रूड या एक्स्ट्रा हैवी क्रूड। वेनेजुएला से जो तेल निकलता है वो एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है, गाढ़ा, चिपचिपा और भारी है। ये काफ़ी हद तक डामर या पिघले तारकोल जैसा दिखता है। इसमें सल्फर, धातुएं और दूसरी अशुद्धियां भी ज़्यादा होती हैं। हल्के तेल के मुकाबले ये पाइपों और टैंकरों को अंदर से खा जाता है, जंग लगा देता है। टैंकर में भरने से पहले इसमें हल्का तेल मिलाना पड़ता है ताकि ये बह सके। इसे एक्सपोर्ट लायक बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर है, इस तेल को रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल या जेट फ्यूल में तब्दील करने के लिए ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा खर्च लगता है। इसलिए जो रिफाइनरी सऊदी के हल्के तेल के लिए बनाई ही गई है, वो वेनेजुएला का तेल साफ नहीं कर सकती। क्या भारत ऐसा तेल रिफाइन कर सकता है? कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही रिफाइनरीज काबिल हैं।
गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर कॉम्प्लेक्स, पंजाब के भटिंडा में HPCL मित्तल, ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, ये सभी प्लांट्स गाढ़े तेल को साफ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बाकी रिफाइनरीज के पास ऐसी काबिलियत अभी तक नहीं है, जबकि रूस से आया कच्चा तेल हर रिफाइनरी में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। एक पेच भूगोल का भी है। इराक या सऊदी अरब से चला जहाज 4 से 7 दिन के अंदर भारत पहुंच ही जाता है। सप्लाई पक्की रहती है और भाड़ा भी कम लगता है। लेकिन वेनेजुएला के साथ ऐसा नहीं है। वेनेजुएला दुनिया के दूसरे छोर पर है। वहाँ के बंदरगाह से चले जहाज को सफ़र में 35 से 45 दिन लग सकते हैं। लंबे सफ़र की वजह से खर्च भी ज़्यादा आएगा। ऐसे में वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है, हमने जानकारों से पूछा। इस समय भारत के समक्ष जो एनर्जी सिक्योरिटी लेके वो चैलेंज है वो क्या है? जाहिर है जिस समय वेस्ट एशिया से जितने ऑयल रूट्स थे हमारे वो डिसरप्टेड हो गए हैं। रूस जो हमको डिस्काउंटेड रेट पर 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल यूक्रेन युद्ध के समय देता था, वो अब 3 बैरल -3 बैरल पर बैरल ही दे रहा है। यानी मतलब जो ब्रेंट क्रूड है उससे $3 कम के रेट से ही दे रहा है। वेनेजुएला इस समय एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया है। हालांकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कई मामलों में स्टिकी ऑयल है, हैवी है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उस पेट्रोल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी है जामनगर में। और वेनेजुएला शुरू से ही, या पूरा ओरिनोको बेल्ट जो है वेनेजुएला का, हैवी ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको भी रिफाइन किया जा सकता है। कॉस्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ हमें दो कॉस्ट डिसएडवांटेज, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा पैसे ले रहे हैं, और दूसरा ये ऑयल का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें हम ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन वेनेजुएला उसको कंसिडर करता है जब वो ऑयल डिलीवर करता है उस प्राइस पर भी, तो उस पर भी हमें कॉस्ट एडवांटेज मिनिमल ही रहेगा ब्रेंट क्रूड से, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है इस समय, अगर वेस्ट एशिया डिसरप्टेड है तो रूस एक खुल रहा है, वेनेजुएला है, कनाडा से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, कनाडा में भी वेनेजुएला जैसा ही हैवी क्रूड है। तो हमारा इस समय जो है इमीडिएट कंसर्न जो है वो डाइवर्सिटी है, न कि प्राइस। तो उसमें हमें एडवांटेज मिलेगा। अब एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, क्या भारत अमेरिका के इशारों पर वेनेजुएला से तेल खरीदने की ओर बढ़ रहा है? फरवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इस बयान के बाद यह सवाल उठा कि क्या अमेरिका हमारे फैसले कंट्रोल कर रहा है? जनवरी 2026 में जब अमेरिका ने मादुरो को अगवा किया था, तब आलोचकों ने कहना शुरू किया था कि वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तेल और उससे होने वाले मुनाफे के लिए था। उनका तर्क था कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा जमाकर अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, वैश्विक बाजार में ईरान की पकड़ को कमजोर कर रहा है, ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके और एक अच्छी न्यूक्लियर डील अमेरिका साइन कर सके। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के चलते भारत ने ईरान से तेल खरीदना पहले ही बंद कर दिया था। 2025 के बाद रूस से तेल खरीद पर भी अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया। और अब अगर वेनेजुएला से व्यापार बढ़ता है तो उसका एक बड़ा फायदा अमेरिका को भी होगा, क्योंकि वेनेजुएला का तेल व्यापार अमेरिका के कंट्रोल में चल रहा है। पिछले 4 महीनों में वेनेजुएला ने करीब $8 बिलियन का तेल बेचा है। इसमें से 26% भारत ने खरीदा है। इस कमाई का कितना हिस्सा अमेरिका को यानी ट्रंप सरकार को गया है, ये साफ नहीं है। इसको लेकर अमेरिकी सरकार ने कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है कि ये सारा मेल जोल वेनेजुएला के साथ ये चल कैसे रहा है। हालांकि ट्रंप सरकार ये कहती रही है कि इस व्यापार से वेनेजुएला और अमेरिका दोनों को ही फायदा हो रहा है। लेकिन इन सभी बहसों से इतर वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाने के लिए भारत के पास अपनी वजहें हैं। भारत रोजाना 50 लाख बैरल तेल आयात करता है, इंपोर्ट करता है। इसमें से 52% कच्चा तेल जो सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर और कुवैत से आता है, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से गुजरता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी ईरान ने बंद कर रखा है, अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेड लगा रखा है। जिस तरह के हालात हैं आप जानते हैं। भारत की ज़्यादातर LNG भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुए आती है। ईरान जंग के बाद हर एक देश इस कोशिश में लगा हुआ है कि हॉर्मूज से अपनी निर्भरता कम की जाए, डिपेंडेंसी घटाई जाए। लेकिन क्या इस कोशिश में भारत का दोस्त रूस पीछे छूट जाएगा? अगर वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाई जाए और रूस से खरीद कम हो लगातार, तो क्या रूस को ये मैसेज जाएगा कि भारत रूस से व्यापार के मामले में अमेरिका की सुन रहा है? हमने जानकारों से इस मसले पर बात की। रूस पर 2022 के पहले, यूक्रेन युद्ध के पहले भी कोई प्रतिबंध नहीं था। हम उनसे तेल खरीद सकते थे, लेकिन नहीं खरीदते थे। कॉस्ट एडवांटेज नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम था,
और हमारे लिए एश्योर्ड सप्लाई वेस्ट एशिया से बेटर थी रूस के मामले में। रूस हमारे लिए मार्केट कब बना, या रूस से हम कब खरीदने लगे? जब वेस्ट एशिया डिसरप्ट हुआ और वो तेल सस्ते दाम पर बेचने लगे उन पर सैंक्शंस लगने के बाद। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर पहले भी ये बहुत क्लियर कर चुके थे, यानी इंडिया का स्टैंड। वो कह रहे थे कि ये कमर्शियली वायबल है हमारे लिए, और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको फ्रीडम है कि वो जहां सस्ते दाम में तेल मिले वहां से खरीदे। तो हम रूस से खरीद रहे थे। इसको वेस्ट ने उसके और जेलेंस्की भी कहते थे कि ये ब्लड मनी है, उससे जोड़ कर देखा। और वो भी उनसे तब तक तेल लेते थे, जब उन्होंने तेल लेना बंद किया, हमें वो सस्ता तेल देने लगे, तब हम खरीदने लगे। तो हमें जहां भी एडवांटेज मिलेगा कॉस्ट का, वो हम लेंगे। 18 बैरल पर बैरल डिस्काउंट दे अमेरिका, हम उनसे खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अमेरिका करेगा नहीं, वो तो ब्रेंट क्रूड के जितने प्राइस है उस पर देगा। तो हमारे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, न कि अवेलेबिलिटी। इमीडिएट कंसर्न अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी तेल की खरीद के लिए। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। आप डेल्सी रॉड्रिगेज के इस दौरे को कैसे देखते हैं? वेनेजुएला से भारत की बढ़ती नज़दीकियों पर और तेल व्यापार पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसराइल और लेबनान के बीच एक बार फिर सीज फायर हो गया है। अमेरिका की मध्यस्थता में 3 जून को दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बन गई। मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने कहा कि यह समझौता तभी लागू रहेगा जब ईरान समर्थित हिजबुल्ला हमले बंद रखेगा। समझौते के तहत हिजबुल्ला के सभी लड़ाकों को इजरायली सीमा और लितानी नदी के बीच के इलाके से हटना होगा। ये क्षेत्र सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर तक फैला हुआ है और फिलहाल वहां इजरायली सेना की मौजूदगी है। इसके अलावा अमेरिका की मदद से लेबनान के अंदर कुछ पायलट सिक्योरिटी जोन्स भी बनाए जाएंगे, जहां सिर्फ लेबनानी सेना का कंट्रोल होगा। किसी भी गैर सरकारी हथियारबंद समूह यानी हिजबुल्ला समेत किसी संगठन को वहां काम करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये सिक्योरिटी जोन्स कहाँ बनाए जाएंगे और ज़मीन पर उनका संचालन कैसे होगा। इससे पहले 1 जून को दोनों देशों के बीच पार्शियल सीज फायर हुआ था। उस समझौते के तहत इसराइल ने बेरूत पर यानी राजधानी पर बमबारी रोकने की बात मानी थी, जबकि बदले में हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले न करने का वादा किया था। सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले भी इसराइल और हिजबुल्ला के बीच हमलों का सिलसिला जारी रहा। बीबीसी के माने तो 3 जून को इजरायली हमलों में दक्षिणी लेबनान में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई, जबकि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल की तरफ कुछ रॉकेट्स दागे। अब दोनों देशों के प्रतिनिधि 22 जून को फिर मिलेंगे। लक्ष्य एक ऐसे डिटेल्ड समझौते तक पहुंचना है जो सिर्फ टेम्पररी युद्ध विराम न हो, बल्कि इसराइल लेबनान सीमा पर लंबे समय की स्थिरता ला सके। दूसरी खबर, 2 देशों के बीच लड़ाई अक्सर ज़मीन, पानी, तेल या दूसरे रिसोर्सेज पर होती है, लेकिन लैटिन अमेरिका में इन दिनों एक अलग ही विवाद चल रहा है। विवाद किसी द्वीप का नहीं, किसी नदी का नहीं, बल्कि एक आवारा कुत्ते का है। ब्राज़ील और मेक्सिको इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैरामेलो डॉग आखिर किसका है। इस भूरे रंग के देसी से दिखने वाले कुत्ते को ब्राज़ील में नेशनल सिंबल माना गया है। ब्राज़ील में उन कुत्तों को उनके हल्के भूरे रंग की वजह से कैरामेलो कहा जाता है। ये शब्द कैरामेल से आया है। कैरामेलो डॉग सिर्फ सड़क पर घूमने वाले कुत्ते नहीं हैं, बल्कि ब्राज़ील के पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इन पर मीम बनते हैं, टी शर्ट छपती हैं, गाने बनते हैं, कार्निवल परेड में झांकियां निकलती हैं और पिछले साल तो ये एक नेटफ्लिक्स फिल्म में भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, एक समय तो इन्हें ब्राज़ील की मुद्रा पर छापने की भी मांग उठ गई थी। 2019 और 2020 में हज़ारों लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें मांग की गई थी कि कैरामेलो डॉग को 10 और 200 रियाल के नोट पर जगह मिलनी चाहिए। उनका तर्क था कि ये कुत्ता ब्राज़ील के मिक्स्ड कल्चर और आम लोगों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि है। लेकिन अब मेक्सिको ने इस कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। मेक्सिको की पर्यावरण एजेंसी ने हाल ही में पेरो कैरामेलो को मेक्सिको की एक स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया है, कुछ वैसे ही जैसे चिहुआहुआ कुत्ता मेक्सिको की पहचान माना जाता है। यहीं से ब्राज़ील में विवाद शुरू हो गया। कई ब्राज़ीली लोगों का कहना है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा उनसे छीना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, यह कुत्ता ब्राज़ील का है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कैरामेलो ही तो ब्राज़ील का चेहरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैरामेलो कोई शुद्ध नस्ल नहीं है। पिछले साल हुए एक जेनेटिक रिसर्च में पाया गया कि इनमें करीब 300 अलग अलग नस्लों का मिश्रण है। इनके पूर्वज पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान से आए प्रवासियों के साथ लैटिन अमेरिका पहुंचे थे। तो फिर मेक्सिको इन्हें अपना क्यों बताना चाहता है?
कारण सिर्फ राष्ट्रीय गौरव नहीं है, मेक्सिको में भी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते हैं और उनके लिए घर ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। अधिकारियों का मानना है कि अगर कैरेमेलो को एक सांस्कृतिक पहचान दी जाए तो लोग ऐसे कुत्तों को गोद लेने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। यानी मेक्सिको के लिए यह पशु कल्याण का मुद्दा है, जबकि ब्राज़ील के लिए ये सांस्कृतिक पहचान का सवाल बन चुका है। इसलिए दोनों देशों के बीच बहस जारी है कि इस भूरे रंग के देसी कुत्ते पर असली दावा किसका है। लेकिन शायद कैरेमेलो को खुद इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।